अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एंड अमेरिकन मॉन्स्टर बाय साले इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अच्छा जी, इस नावल में ना बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हुई हैं, जिसमें कोशिश करती हूँ कि मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और समझ के अच्छी तरह से रीड कर लूँ, लेकिन फिर भी हो जाती हैं तो उसके लिए प्लीज़ माज़रत है। मैंने राइटर से बात भी की थी, उन्होंने कहा भी था कि मुझे पीडीएफ कोई ऐसा प्रोवाइड कर दें जिसमें मिस्टेक्स कम हो। तो ये किसी वेबसाइट से लिया था मैंने पीडीएफ ना, तो प्लीज़ आप लोग मतलब मैनेज कर लिया करो। आप लोग खुद भी अगर जो रीड कर सकता है वो रीड करके देख ले, बेशक ना सुने, हो सकता है गड़बड़ आ जाती है, कई कई जगह मेरी आवाज़ गड़बड़ आ जाती है क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है, ठीक है। और इस पर रिस्पॉन्स अल्लाह का वास्ता अच्छा दो ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। आइंदा पीछे ना फिर मैं यही काम करूँगी कि आप लोगों की फरमाइश पे नहीं लेकर आऊँगी नॉवल, फिर मैं अपनी मर्ज़ी से रीड करूँगी। अब आप लोगों की फरमाइश पे मैं रीड भी करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो गलत बात है ना। तो बारी बारी अगर जो आप चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों की फरमाइश पर जो है नॉवेल्स वगैरह रीड करूँ, तो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ। अब आप लोग का रिस्पॉन्स इतना ठंडा है ना कि फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको रीड करूँ, बस ये हो रहा है बस। कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, जान छुड़ाऊँ उससे। अब रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा ना रीड करने में। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है डेविल। शुएब डेविल की पुश्त देखते हुए सर झुकाकर कहता है और कहकर वो ऑफिस से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। रुको। जहांगीर पलटकर शुएब को देखते हुए कहता है, आज के बाद कभी भी सिकंदर का जिक्र इस हवेली में मत करना, वरना तुम मुझे जानते हो अच्छे से, मैं तुम्हें कुछ और कहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर एक हाथ पेन की जेब में डाले हुए शुएब की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर इसे वार्न करता है, मेरे लिए मेरी बीवी इस दुनिया में हर चीज़ से अजीज़ है। अगर इसकी आंखों में नमी आई या वो अफसरदा भी हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर शोएब के कंधों पर जोर देते हुए कहता है, आइंदा नहीं होगा डेविल, मैं एहतियात करूंगा। शोएब दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहता है, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी इतने सालों की मेहनत को नज़रअंदाज करने का मौका मत दूं। जहांगीर शोएब के कंधे से हाथ उठाते हुए कहता है, जी मौका नहीं दूंगा मैं, फिर से आपको। शुएब सर झुकाकर कहता है और कहते हुए लंबे लंबे दाग भरता हुआ ऑफिस रूम से बाहर निकल जाता है। शुएब अपने कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, हया ब्लैक कलर की कमीज शलवार पहने हुए डेविल के ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। क्या हुआ आपको? हया फिक्रमंदी से शुएब का हाथ इसके कंधे पर रखते देखते हुए पूछती है। कुछ नहीं, वो बस दर्द हो रहा है। शुएब आज तक हया से नजरें झुकाकर बात करता है और इसे कभी भी सर उठाकर नहीं देखता है। डेविल अंदर ही है। शुएब अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। हया हाँ में सर हिलाते हुए शुएब को क्रॉस करते हुए इसके ऑफिस रूम में दाखिल हो जाती है। डेविल वापस खिड़की के पास खड़ा हुआ शराब का ग्लास जिसमें दो चार घूंट होते हैं अपनी उंगली में घुमाते हुए जहांगीर संजीदगी से शुएब की ही कही हुई बातों को सोचने में मसरूफ हो जाता है। जहांगीर। हया कमरे में दाखिल हुए जहांगीर की पीठ की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। जहांगीर हया की बात पर अपनी आंखें बंद किए अपने आप को कंपोज करता है और मुड़कर मुस्कुराते हुए हया की तरफ देखता है। जी जाने। जहांगीर मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाए हुए हया को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। जहांगीर, हीर कहाँ है? वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, वो ठीक तो है ना? हया जहांगीर के सीने से लगी हुई परेशानी से कहती है। हया के चेहरे पर ममता साफ दिखाई दे रही थी कि अपने बच्चे की फिक्र इसे खा जाएगी। वो ठीक है हया, मेरी आज ही इससे बात हुई थी। वो डायमंड लेकर जल्दी वापस आ जाएगी, इसकी फिक्र मत करो इतनी, वो बिल्कुल ठीक है। जहांगीर हया की कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधे हुए इसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, अगर वो आपसे बात कर लेती है तो मुझसे क्यों नहीं करती है? नाराज़ है क्या वो मुझसे? हया सर उठाकर डरते हुए पूछती है। मेरी बीवी से कोई नाराज़ हो सके इसकी इजाज़त किसी को भी नहीं है, चाहे वो मेरी औलाद हो या फिर कोई और। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मेरी फिक्र करो बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जहांगीर प्यार से हया के माथे पर बोसा देते हुए कहता है। मैं जानती हूँ आप हैं, पर वो भी तो मेरे बच्चे हैं, मुझसे नाराज़ होने का हक है इन्हें। इन्हें है? नहीं है हया, किसी को भी नहीं है, चाहे वो मेरी औलाद हो या फिर मैं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। खुश रहा करो, टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज़ की। मैं देख लूंगा, मैं सबको सब कुछ।
जहांगीर हया के चेहरों को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, हीर और हीर और या फिर सिकंदर, किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका बाप और तुम्हारा शौहर अभी जिंदा है। नहीं, तुम्हें इन्हें हर किस्म की मुसीबत से दूर रखने के लिए, और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम लोगों को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहांगीर सीरियस फेस में आए अटल लहजे में कहता है। जहांगीर की नज़रें हया के चेहरे पर थी, पर दिमाग वजदान पर था। इसके दिमाग में वजदान ही घूम रहा था। हीर, मैं कहूँगा तुमसे बात करने को हीर को मैं कहूँगा तुमसे बात करने को। वो डायमंड को हासिल करे और डिलीवर करने के काम में मसरूफ़ है। जहांगीर हया को अपनी कुर्सी पर बिठाते हुए कहता है और खुद खिड़की की तरफ अपना मुंह मोड़ता है। और सिकंदर का कुछ पता चला क्या? वो ठीक है? हया जहांगीर की पीठ की तरफ देखते हुए पूछती है। वो भी यकीनन ठीक ही होगा, जहाँ भी होगा। जहांगीर शराब का ग्लास जो खिड़की में पड़ा हुआ था इसी खिड़की से नीचे फेंक कर इसी खिड़की पर बैठ कर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी भी कोई खबर नहीं मिली आपको? इतने साल गुजर गए हैं। जहांगीर, आपने कहा था आप इसे खुद वापस लाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसे गए कितने सालों गुजर गए हैं। पहले सिकंदर मुझसे दूर हुआ और अब हीर भी कहीं चली गई है। कहाँ हैं ये दोनों बहन भाई? मैं नहीं जानती हूँ। मुझे अपने दोनों बच्चे चाहिए। हया की आंखों में आंसू तेजी से भरने लग गए थे। जहांगीर इसे रोता देखकर जल्दी से खिड़की से हटकर हया के पास आकर खड़ा होता है और इसे अपने पेट से लगाए इसके बालों में हाथ फेरते हुए हया को चुप करवाने की कोशिश करता है। वो दोनों जहाँ जहाँ भी होंगे, हया, अगर भाई बहन का मिलना किस्मत में है तो वो दोनों जरूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो इन दोनों से के खुद से मिलने की वजह होगी। हया को चुप करवाने की कोशिश करता है। वो दोनों जहाँ भी होंगे, हया, अगर भाई बहन का मिलना किस्मत में है तो वो दोनों जरूर मिलेंगे। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो इन दोनों के खुद से मिलने की वजह होगी। जहांगीर हया के बालों में हाथ फेरते हुए इसे चुप करवाते हुए कहता है, वो दोनों एक दूसरे को भी देख तो पाएंगे ना जहांगीर? हमने हीर को कभी सिकंदर के बारे में नहीं बताया है। आपने मुझे कभी इसके एक भाई के बारे में बताने का मौका ही नहीं दिया है, क्योंकि मैं इन्हें कहानियों के तहत नहीं, एक दूसरे से मिलवाना चाहती हूँ। वो दोनों मिलेंगे, हीर अपने भाई से मिलेगी और हमारे बच्चे सही सलामत वापस हमारे पास आएंगे। ये वादा है मेरा तुमसे, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जहांगीर आलम द इटालियन डेविल अपने वादे को ज़रूर पूरा करेगा। जहांगीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए हया के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से इसके हाथों पर अपने लब रखते हुए कहता है, रोकर खुद को हल्कान मत करो, यकीन रखो मुझ पर, मैं ठीक कर दूंगा सब। मुझे भी अपनी इस बंजर वीरान ज़िंदगी में जाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को रंगीन रखना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारे आने के बाद, हमारे बच्चों के आने के बाद मेरी ज़िंदगी रंगीन और खुशबू से भरी हुई थी। हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से खुशगवार होगी। मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ। मैं करूँगा ये भी, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँ। मॉन्स्टर, हम पहुँच गए। अली गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए वजदान को गर्दन मोड़कर देखते हुए कहता है। वजदान आईपैड में ड्रेसिंग रूम में हीर की बचकाना हरकतों को देखते हुए इसे अपने कपड़ों में मलबूस देखने में मसरूफ हुआ पड़ा था। हीर वजदान के दिलो दिमाग में एक हिस्से में छप चुकी थी। इसे देखे बिना वजदान का गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। वो कुछ ही देर की दूरी में न जाने कितनी मर्तबा इसे देख चुका था। अली की आवाज़ पर वजदान आईपैड से नजरें उठाकर अली को देखता है और अपना आईपैड बंद किए इसे बैक सीट पर ही छोड़कर गाड़ी से बाहर निकलता है। अली पहले ही इसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। वजदान पहले दायां फिर अपना पूरा जिस्म गाड़ी से बाहर निकालकर गाड़ी के पास खड़ा होकर अपने दोनों हाथों से इसे अपने कोट के बटनों को बंद करते हुए वो एक सरसरी सी नज़र हर तरफ दौड़ाकर एक ही नज़र में हर चीज़ को देख चुका था। वजदान एक बड़ी और बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग के बाहर अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। ये बिल्डिंग इसके एक पार्टनर की ही थी, जिसके 2 दिन पहले इसकी पार्टनरशिप हुई थी। वजदान अपनी डायमंड माइन को वापस हासिल करने के लिए डायमंड स्मगलिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। वेलकम मॉन्स्टर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वजदान का पार्टनर मैथ्यू हेडन, जो इसके इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। वजदान का नाम अमेरिका में के मशहूर बिजनेसमैन में से एक है। एक ऐसा काबिल और लायक फायक बिजनेसमैन जिसके काम में ही हाथ डाले सोना बना दे। इसके साथ काम करने वाले हर शख्स को अपने लिए सोने के पैसों के पहाड़ लगता है। पर इसका असल रूप इसके चंद बिजनेसमैन ही जानते हैं, जो इसे धोखा देने की कोशिश कर चुके थे। थैंक यू सो मच।
वजदान मैथ्यू हेडन के से हाथ मिलाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है, वी आर डू ग्लैड दैट वी वर्किंग विद यू। आई मीन इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग फॉर अस। मैथ्यू वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए इसकी तारीफों के बल बांधते हुए कहता है। वो वजदान के कदमों के साथ साथ अपने कदम रखते हुए इसे अपने ऑफिस की तरफ लिए बढ़ता है। डू यू वॉन्ट समथिंग? टी, कॉफ़ी? मैथ्यू मुस्कुराते मुस्कुराते हुए पुरजोश अंदाज में वजदान की खातिरदारी करता है। नो नथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई एम हियर फॉर वर्क। वजदान मैथ्यू की कुर्सी के सामने वाले सोफे की पुश से टेक लगाकर चौड़ा होते हुए मुख्तसर सी बात करता है और कहकर मैथ्यू के पूरे ऑफिस में नजरें दौड़ाते हुए आखिर में नजरें इसके चेहरे पर रोक देता है। वजदान इसके सामने बैठा हुआ मैथ्यू के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ को मसलते हुए कहता है, श्योर, आई विल गेट द पेपर टू यू। मैथ्यू अपने टेबल के ड्रॉर में से पेपर्स निकालकर वजदान की तरफ लंबी लंबी दाग भरता हुआ आता है। दीज आर द पेपर, साइन इट एंड मेक आवर डील ऑफिशियल। मैथ्यू हंसते हुए जल्दबाजी में पेपर्स वजदान के सामने टेबल पर लाकर रखता है और पेपर्स अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए इसकी तरफ बढ़ाने लगता है। नो, नॉट ट्राई टू नाउ। वरदान इसके हाथ से पेन लेकर अपनी पुश सोफे से हटाते हुए पुरसकून अंदाज में कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैथ्यू हैरान परेशान होकर पूछता है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग बिफोर। वजदान वापस सोफे से पुश टिकाए हुए मजीद चौड़ा होकर इसे अपनी टांग पर टांग रखे हुए कहता है, लाइक दैट? लाइक व्हाट? मैथ्यू हैरानगी से तजस्सुस व जुस्तजू से पूछता है, डू यू नो दैट इटालियन डेविल? वरदान अपना रुख मैथ्यू की कुर्सी के पीछे दीवार पर इसकी तरक्की के कारनामों के ट्रॉफीज को देखते हुए पूछता है, डेविल, इटालियन डेविल? ऑफ कोर्स आई नो हिम। Who don't know him? He is the biggest diamond seller in the world. I bought so many diamonds from him. Why you also want diamonds from him? मैथ्यू तजस्सुस से पैसे कमाने का लालच आंखों में लिए वो तजस्सुस से पूछता है। हा हा हा। वजदान सोफे से पुष्ट हटाते हुए मैथ्यू की आवाज़ पर छत फाड़कर कहका हवा में बुलंद आवाज़ में लगाते हुए सोफे से उठकर खड़ा होता है। आई डोंट बाय एनीथिंग हु इज़ ऑलरेडी माइन। वजदान मैथ्यू की टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैथ्यू वजदान की बात सुनते हुए हैरान होकर खड़ा हो जाता है। यस, दीज आर ऑल माई डायमंड्स एंड बिलोंग्स टू मी। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू हैव यू फॉर द पार्टनरशिप। आई वॉन्ट यू एज अ फ्रेंड हु कैन हेल्प मी टू हैव व्हाट इज ऑलरेडी माइन। वजदान मैथ्यू की टेबल इसकी फैमिली फोटो को उठाकर इसकी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, डिड यू हेल्प मी टू हैव माई डायमंड्स बैक? वजदान मैथ्यू की कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों हाथ पैर टेबल पर रखते हुए पूछता है, आई विल गिव यू 30% ऑफ डायमंड्स। वजदान फोटो फ्रेम में मैथ्यू की बीवी और इसका एक छोटा सा बेबी होता है इसकी तस्वीर फोटो फ्रेम से निकालते हुए कहता है, 30%? मैथ्यू 30% का नाम सुनकर थोड़ा सा हकला सा जाता है। यस, 30% पार्टनरशिप यू वॉन्ट नीड टू डू सो मैनी वर्क, just let me know where is all my diamonds. I will do the other. Then I'll give you a very beautiful restaurant trip. वरदान इसकी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने किए हुए इसमें मौजूद इसकी बीवी और बच्चे की तस्वीर को देखते हुए कहता है, यू मीन आई नीड टू सेइंग इट इन ऑन डेविल। मैथ्यू वजदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए हैरानगी से होते हुए बढ़ता है, आई एम नॉट क्रेजी, इट ही फाइंड इट आउट विल गोना किल मी। मैथ्यू वजदान के बिल्कुल सामने आकर इसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए हुए कहता है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट आई एम गोना किल यू हेयर एग्जैक्टली लाइक दैट। वजदान शीशे वाले ऑफिस में से मैथ्यू के पीछे शीशे से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जहाँ अली की पर्सनल सेक्रेटरी इसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। इसकी गर्दन पर चाकू फेर रहा होता है या मैथ्यू जोर से दहाड़ते हुए कहता है, आर यू थ्रेडिंग मी? मैथ्यू बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए खुद को रोक देता है और पलटकर तैश में देखते हुए वजदान से कहता है, यस आई एम। वजदान मैथ्यू का गुस्सा देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सो टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट यू। इट्स अ यस और नो? थिंक अबाउट 30% एंड हैव अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल ट्रिप। वजदान टेबल से पैर हटाकर मैथ्यू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, योर फैमिली इज सो ब्यूटीफुल, आई लाइक फैमिलीज। वजदान मैथ्यू की फैमिली तस्वीर को
अपने और मैथ्यू की नज़रों के सामने दरमियान में करते हुए कहता है, शुड आई डू विद दम लाइक हर? वजदान बाहर ज़मीन पर पड़े हुए लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, डोंट डू दैट मॉन्स्टर, प्लीज़ मॉन्स्टर, शो सम मर्सी टू माई फैमिली। मैथ्यू इसके हाथ से अपनी फैमिली की तस्वीर छीनने की कोशिश करते हुए बोला, आह व्हाट अ माइन, वेट अ मिनट, व्हाट आई एम। वजदान इसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ता है, मॉन्स्टर राइट, हाउ कैन आई शो यू माई मर्सी ब्रदर, जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग टू यू एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विद योर फैमिली, सो और से नो, I'll kill everyone in before life, killing you। वजदान मैथ्यू के कंधे पर हाथ रखकर इसे धमकाने के अंदाज में समझाने की कोशिश करता है, Say no to me, you have time, tell me about the tomorrow, not yet, take a look at from my office। वजदान मैथ्यू का हैरान कुन परेशान चेहरा देखकर इसके कंधे से हाथ हटाकर इसके बाजू पर हाथ मारते हुए कहता है, और कहकर तस्वीर अपने हाथ में पकड़े हुए इसके ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, I'll do that, don't do anything to my family, please monster, show me mercy on them। मैथ्यू वजदान के पैर पकड़कर इसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, I'll show that, but if you did something wrong, I'm not gonna give a single second to say sorry। वजदान अपने पैर इसके हाथ से झटकते हुए अंदर अटल अंदाज में कहते हुए इसके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वजदान आगे आगे अलीस के पीछे पीछे चल पड़ता है। काम हो जाएगा, इस फैमिली पर नज़र रखो और इसकी हर मोमेंट पर भी। ये इसकी फैमिली है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए लोगों को इसके घर के बाहर खड़ा कर दो, लेकिन किसी को पता ना चले। वजदान गाड़ी के पास खड़े होकर मैथ्यू की फैमिली तस्वीर को देते हुए हुक्माना लहजे में कहता है, ठीक है मॉन्स्टर। अली तस्वीर पर नज़र जमाए हुए कहता है। वजदान कहते ही वापस गाड़ी पर सवार हो जाता है और दोबारा अपनी जट की तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग जिस तरह आए थे इसी तरह वापस जा रहे थे कि अचानक से वजदान इसकी गाड़ी पर इसके आदमियों की गाड़ियों से फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। वजदान के आगे पीछे पर हर तरफ से इसकी गोलियों की बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी उल्टी होकर गोल गोल घूमते हुए सड़क पर उल्टी होकर जाती है। गाड़ी में सवार ड्राइवर जो गाड़ी का शीशा खोलकर ड्राइविंग कर रहा था, गोलियां लगने की वजह से वो मौके पर ही मर जाता है। अली और वजदान खून से लथपथ हालत में गाड़ी से में ही बैठे हुए थे। वजदान का चेहरा खून से तर हुआ पड़ा था, इसके सर से खून की तेजी से बह रहा था। वजदान और अली दोनों उल्टी गाड़ी में उल्टा होकर सीट बेल्ट से बंधे हुए बैठे हुए थे। वजदान की आंखें खून से भरी हुई थी और वो अभी भी बेहोश नहीं हुआ था। इसकी नज़रें अपनी तरफ आते हुए किसी के कदमों की तरफ थे, बस सफ़ेद कलर के शूज़ जिस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई थी। वजदान इसे अपनी तरफ आता देखकर कदम करीब आ रहे थे। इसे करीब से देखने से पहले ही वजदान की आंखें बंद हो चुकी थी। वजदान की हालत देखकर इसे मरा हुआ समझकर इसके पास इसके आदमियों को पर अंधाधुंध फायरिंग किए हुए वजदान के हर आदमी को मौत के घाट उतार चुके थे। सिकंदर ऑपरेशन रूम से खून से भरे हुए ग्लव्स को डस्टबिन में फेंक ही रहा था कि अल्बर्ट दौड़ते हुए इसका फ़ोन इसके पास लाता है। सिकंदर अल्बर्ट का डरा हुआ चेहरा देखकर इसके हाथ से फ़ोन लेकर एक हाथ से कान पर लगाता है और दूसरे हाथ से अपने सर की टोपी उतारता है। वेयर इज़ ही, आई एम कमिंग। सिकंदर फ़ोन बंद करते ही पहले इन्हीं कपड़ों में मलबूस वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। सिकंदर के पीछे पीछे अल्बर्ट भी दौड़ते हुए इसके साथ साथ रहता है। वजदान। सिकंदर परेशानी से इसका नाम पुकारता है। सिकंदर फ्रंट सीट पर और अल्बर्ट ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। अल्बर्ट फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां से सिकंदर अपने लिए प्राइवेट जेट बुक करवाता है जिससे वो वॉशिंगटन के लिए निकलता है। हीर की बच्ची, वो जल्लाद वापस आ गया तो तुझे छोड़ेगा नहीं, इसके पसंदीदा कपड़े हैं ये सब। हीर अपने आप को संभालते हुए कहती है और वजदान के कपड़ों को समेटने लगती है। वो अभी इसके कपड़ों को हाथों में पकड़े हुए वापस हैंग ही कर रही थी कि इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हल्की सी रोशनी पर थी, जो एक छोटे से ना देखने वाले कैमरे की होती है। हीर झट से गर्दन मोड़कर झट से दीवार पर लगी हुई तस्वीर में लगे हुए कैमरे की तरफ बढ़ती है। तस्वीर हीर के पहुंच से बहुत ऊपर थी। हीर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली कुर्सी खींचकर लाती है और अपने दोनों हाथ इसकी फ्रॉक पकड़कर इसकी कुर्सी पर चढ़ती है और तस्वीर के बिल्कुल करीब आकर इस तस्वीर को उतारकर इसमें से चिप निकालती है। तो ये हैं वो कैमरे जो हमें दिखाई नहीं देते पर हमारी हर हरकत को देख रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये जाली आदमी काफ़ी तेज़ है।
हीर कुर्सी से बेध्यानी से उतरने लगती है, पर अपनी ही फ्रॉक में उलझकर वो जमीन बोस हो जाती है। हीर अपने बाएं कंधे से सीधा जमीन पर आकर गिरती है। मामा! हीर को चोट लगती है, इसके मुंह से अल्फाज निकल पड़ते हैं। बाबा! हीर उठते हुए दर्द में कराते हुए कहती है, क्या मुसीबत है? कौन दिन दहाड़े बद्दुआएं दे रहा है मुझे? हीर अपने हाथों के सहारे बैठते हुए कहती है, यकीनन वजदान ही होंगे, और कौन हो सकता है? इनके कपड़े का सत्यानाश जो कर दिया मैंने। हीर खड़ी होकर अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं वजदान ईमान, मुझे ना तुम से डर लगता है और ना ही तुम्हारी धमकियों से। जो करना है, जो कहना है, कहते रहो। हीर अपने दुपट्टे को अपनी कमर पर बांधे हुए कहती है, 5 मिनट में ये सब समेट लो, फिर तुम्हें समेटूंगी। हीर कहकर इसके कपड़े को झाड़ते हुए हैंगर करके वापस इनकी जगह लगा देती है। कैमरा कहाँ गया है अब? हीर इसके सारे कपड़ों को इसकी जगह पर रखकर कैमरे को जमीन पर ढूंढने लगती है। कुर्सी के पास, सोफे के नीचे, सोफे के हीर के पास इसे कैमरे जिसकी लाइट अभी भी चल रही थी वो नजर आ जाती है। हीर जल्दी से इसे उठाकर अपने कपड़े वाले सेशन में ले जाती है और शीशे वाले बेसन पर रखकर अपने प्राइवेट कबर्ड में रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर दौड़ते हुए शीशे के बॉक्स के सामने आती है और कैमरे की तस्वीर खींचकर इसी फोन से वो निक को फोन करती है। हेलो? निक कहता है, हेलो निक, मैंने तुम्हें अभी एक कैमरे की तस्वीर भेजी है। मुझे मेंशन की तरह बाकी के कैमरों की फुटेज चाहिए। अपने हैकर से कहो मुझे इस मेंशन के कुछ वक्त के लिए सारे कैमरों को हैक कर ले, ताकि मैं आसानी से वजदान से आसानी से पहले वो फाइल डायमंड कहाँ है इस वक्त वो ढूंढ सकूं। हीर कैमरा अपने ड्रॉर में रखे हुए कहती है, मैं इससे तुम्हें बात करके बताता हूँ। हीर, मैं इस वक्त होटल में नहीं हूँ, डायमंड की डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, कुछ वक्त में बताता हूँ तुम्हें। निक कसीनो के अंदर अपने आदमियों के दरमियान अपने हाथ में एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स पकड़े हुए जिस पर डेविल का लोगो लगा हुआ था, इसको देखते हुए कहता है, कासम मेरे पास टाइम नहीं है, मॉन्स्टर के सुनने से पहले ही मुझे वो फाइल हासिल करनी होगी। एक कैमरा मुझे मिल गया है, हर बाकियों को ढूंढने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके करो, फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। ही ड्रेसिंग रूम से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर इधर उधर देखते हुए गुस्से में कहती है, अच्छा मैं करता हूँ, तुम रुको। निक कहकर फ़ोन काट देता है। एवरीवन लेट्स गो। निक सब आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है और कहकर खुद फ़ोन कान से लगाते हुए खुद भी कसीनो से बाहर निकल जाता है। मॉम, हीर को हैकर चाहिए, इसकी हेल्प कर दें मुझे आप मुझे डिलीवरी के लिए जाना है। निक ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस किसी बिजनेसमैन की तरह ब्लैक कलर की थोर में बैठे हुए कहता है, ठीक है मैं करती हूँ। हीर की लोकेशन। बिनिश ऑफिस में मौजूद अपने केबिन में बैठी हुई वो दौड़कर अपने ऑफिस से बाहर निकलकर डेविल के ऑफिस के सामने वाले हैकिंग रूम की तरफ दौड़ते हुए जाती है, जहाँ पहले से ही शोएब मौजूद होता है। हीर ने एक कैमरे की तस्वीर भेजी है, इस तस्वीर की इसकी लोकेशन ट्रेस करके आप खुद देख लें। निक अपने आदमियों के साथ अपने सफ़र पर निकल पड़ता है। ठीक है, ध्यान से जाओ और मुझे लोकेशन भेजो, बिनिश कहकर कॉल बंद कर देती है। कुछ ही सेकंड में बिनिश को वो तस्वीर मिल जाती है जिससे वो इसके कैमरे की डिटेल्स निकालकर मॉन्स्टर मैंशन के सारे कैमरे को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। क्या हो रहा है? शोएब बिनिश से पूछता है। हीर ने कैमरे हैक करवाए हैं, बिनिश मुख्तसर सा जवाब देती है। कहाँ के? शोएब बिनिश के पीछे खड़ा होकर कंप्यूटर की तरफ देखते हुए पूछता है। मॉन्स्टर मैंशन। बिनिश एक झटके में शोएब की बात का जवाब देती है, लेकिन कहकर खुद भी वो 2 पल के लिए खामोश हो जाती है। हीर मॉन्स्टर मैंशन में है? वहाँ क्या कर रही है इसके पास? बिनिश बौखलाते हुए उठ खड़ी होती है और शोएब को देखकर इसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। इसका मतलब है हीर इस वक्त मॉन्स्टर मैंशन में है, पर वहां तक पहुंची कैसे और करने क्या गई है? बिनिश शोएब को देखते हुए सवाल करती है, कहीं डायमंड के लिए तो नहीं गई है? और इसके मेंशन में शोएब बिनिश से उल्टा सवाल करता है, क्या डेविल को बताना चाहिए हमें ये सब? बिनिश शोएब से पूछती है, नहीं, मुझे नहीं लगता अभी कुछ भी बताना चाहिए, इसे कोशिश करने देते हैं, यकीनन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अगर इसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं, डेविल को सब कुछ बता देंगे। शोएब बंद का रुख अपनी तरफ मोड़कर इसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करता है। कोई मसला तो नहीं होगा, मॉन्स्टर अलेक्जेंडर का बेटा है, इसका बाप शैतान था, डेविल से बढ़कर बेरहम था। डेविल के दिल में एहसास तो था, लेकिन इसके दिल में नहीं था। अगर हीर को कुछ कर दिया इसने तो। बिनिश को हीर की फिक्र हो रही थी, वो एक माँ की तरह ही थी, इसकी सलामती की फिक्र कर रही थी। इंशाल्लाह हमारे बच्चे ठीक और सही सलामत होंगे, कुछ भी नहीं होगा इनके साथ। हीर को जब हमारी मदद की ज़रूरत लगेगी तो हमें ज़रूर आगाह करेगी। शोएब बिनिश के कंधों पर हाथ रखकर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसे पुरसुकून करता है। हीर, आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द ये काम करवा सके, बाद कैमरा फिर शुरू हो जाएंगे।
इसके बाद कैमरा फिर से शुरू हो जाएंगे। निक हीर के नंबर पर वॉइस मैसेज करता है। हीर हाल में टीवी चलाकर बैठी हुई थी। निक के मैसेज आने पर वो टीवी की आवाज़ और तेज़ किए लंबे लंबे दाग भरती हुए वजदान के ऑफिस में जाती है। दरवाजे को अंदर से बंद किए वो अपने फ़ोन पर टाइमर लगाकर इसके ऑफिस की तलाशी लेने लगती है। हीर, आधा घंटा है तेरे पास, वो कागजात ढूंढ ले, जिंदगी आसान हो जाएगी, आज़ादी वापस आ जाएगी। हीर वजदान के ऑफिस के हर दरवाजे लॉकर को खोलते हुए इसकी अच्छे से तलाशी लेते हुए कहती है और बार बार मोबाइल पर टाइम भी देखती रहती है। यार, कहाँ है लॉकर, कहाँ है इसने इनके ज़रूरी कागजात? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हीर वजदान की कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, कहाँ हो तुम कागज़ ना कमरे में, ना इसके ऑफिस में, रूम में, फिर कहाँ ढूंढूं? हीर इधर उधर नजरें घुमाए हुए खुद से कह रही होती है कि इसकी नज़र बुक शेल्फ पर पड़ी हुई फ़ोटो एल्बम पर पड़ती है। बुक शेल्फ में एल्बम का क्या काम है? हीर जासूस की तरह छोटी छोटी आंखें किए हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ती है। इसे फोटो एल्बम को उठाने के लिए वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, फोटो एल्बम तो बाहर नहीं निकलता। इसकी जगह बुक शेल्फ का नीचे से ऊपर छत तक का दरवाज़ा खुल जाता है। हीर दरवाजे को खुलता हुआ देखकर डर के मारे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है और जैसे ही पीछे बढ़ती है इसका हाथ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जा लगता है जिस पर टाइमर ख़त्म हो चुका था। कैमरे ऑन हो गए थे। वजदान के सिगरेट रूम का दरवाज़ा भी खुल गया था। हीर के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। दिल जैसे भी पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। आगे बढ़ूं या पीछे की तरफ कदम उठाऊं? हीर कभी अपने फ़ोन को तो कभी सामने खुले हुए दरवाजे को देखते हुए कहती है, कैमरे तो ऑन हो ही गए हैं, अब वापस खाली हाथ लौटकर क्या करना है? मैंने नहीं डरना मैंने हीर, डरना नहीं है। तू एक डेवल और एक पुलिस वाले की बेटी है। डरकर इनकी परवरिश को बेकार नहीं करना है। हीर अपने आप को हिम्मत देकर अपने आप को बूस्ट करते हुए एक बुक शेल्फ के अंदर की तरफ कदम बढ़ाती है। सिकंदर वॉशिंगटन पहुंच चुका था। वजदान को लेकर अली एक कैब के जरिए इसे एक छोटे से अस्पताल में लेकर जाते हैं। अगर बड़े अस्पताल में लेकर जाते तो शायद इस पर हमला करने वाले लोग इस पर दोबारा हमला कर देते। अली खून से तर हाल में बड़ी मुश्किलों से वजदान को अस्पताल लेकर आता है। वजदान खून में तर हुआ पड़ा था। सीट बेल्ट लगी हुई थी इसको भी, लेकिन ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था जिसकी वजह से इसे एक गोली इसके बाजू में लगती है, जिससे खून कहीं ज़्यादा बह चुका था। अली फ्रंट सीट पर दूसरी तरफ होता है जिसकी वजह से वो गोलियों से बच जाता है, पर वजदान नहीं बच पाता। वजदान के कुछ करने से पहले ही इस पर चारों तरफ से किए जाने वाले हमले ने इसे कुछ सोचने समझने का मौका ही फराहम नहीं किया था, जिसकी वजह से ना वो अपना और ना ही अपने आदमियों का बचाव कर पाया। सिकंदर चॉपर की वजह से वक्त से पहले ही वॉशिंगटन पहुंच जाता है और वजदान का सुनकर वो इसकी फिक्र में सीधा इसके छोटे से अस्पताल में आ जाता है। सिकंदर चौपर से उतरकर दौड़ते हुए सीधा अस्पताल में दाखिल होता है। वजदान को देखने के लिए सिकंदर के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। अपने दोस्त का हाल सुनकर वो बोल रहा था, लेकिन इसकी जुबान लड़खड़ाने लग गई थी। इज देयर एनी एक्सीडेंट केस अराइव नाउ? सिकंदर अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए पूछता है। यस देयर इज इट इन एमरजेंसी रूम। लड़की सिकंदर की तरफ देखते हुए इससे जवाब देती है। वेयर इज इमरजेंसी रूम? सिकंदर खुद नजरें दौड़ाते हुए पूछता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट राइट कॉर्नर। इमरजेंसी काउंटर पर खड़ी हुई लड़की हाथ से इशारा करते हुए कहती है। ओके, थैंक यू, सिकंदर कहता है और दौड़ते हुए इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। सिकंदर के पीछे पीछे अल्बर्ट भी दौड़ते हुए इसके साथ साथ रहता है। सिकंदर अल्बर्ट दोनों इमरजेंसी रूम से बाहर पहुंचते ही सिकंदर अल्बर्ट को दरवाज़ा खोलने का कहता है। अल्बर्ट बिना इजाज़त ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही सिकंदर अंदर दाखिल होता है और अंदर जाते ही ऑपरेशन रूम में एक्स्ट्रा गाउन ग्लव्स देखकर वो इसकी तरफ बढ़ता है और अल्बर्ट को सबको बाहर निकालते कहता है। अल्बर्ट बंदूक की नोक पर सभी डॉक्टर्स को ऑपरेशन रूम से बाहर निकाल देते हैं और सिकंदर गाउन और ग्लव्स पहनकर खुद वजदान की तरफ इसका ऑपरेशन करने के लिए बढ़ता है। वजदान के बाजों से अब भी खून तेजी से बह रहा था। सिकंदर वजदान को बेजान सा देखकर सिकंदर अफसुर्दगी से अपना सर झुकाकर अपनी आंखें बंद किए चेहरे पर मास्क लगाकर वो वजदान के बाजों से गोली निकालने लगता है। कुछ नहीं होगा तुझे यार, तेरे लिए मैं हूँ, मेरे होते हुए तुझे भी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। वजदान बाजों से गोली निकालने की लगातार कोशिशें करते हुए कहता है। हर चीज़ में जल्दबाजी करनी ज़रूरी नहीं होती है वजदान। मेरे भाई जो तेरा है वो आखिर में तुझे ही मिलेगा, सब्र तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। सिकंदर वजदान के बाजों से गोली निकालकर साइड पर टेबल पर पड़े हुए स्टील के बॉक्स में फेंकता है। सिकंदर अपने हाथों और औजार साइड पर टेबल पर रखकर वजदान के खून के रोकने की कोशिश करता है, जो गोली निकालने से मजीद तेजी से बहने लग जाता है। ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े हुए सारे डॉक्टर शीशे से बाहर खड़े हुए खामोशी से सिकंदर को देखने में मसरूफ था, जैसे वो अकेला ही इतने सारे डॉक्टर्स का काम कर रहा था।
वजदान इनके इसके मामले में सिकंदर किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसने दोस्ती दिल से की थी सिकंदर से, और इसे मरते दम तक वो दिल से निभाने का कायल था। वजदान के बाजुओं का खून रोककर इसके चेहरे पर और गर्दन में छोटे छोटे कांच के टुकड़े एहतियात से निकालने लग जाता है। हीर बुक शेल्फ के दरवाजे में खड़ी हुई अंदर का अंधेरा देखकर इसके कदम रुक जाते हैं। हीर कुछ नहीं होता, चली जा अंदर। हीर अपने हाथ की मुट्ठियां बनाकर अंदर देखते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। हीर अंदर दाखिल होते ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दीवार पर हाथ मारते हुए वो स्विच स्विच बॉक्स ढूंढने लग की कोशिश करती है। बोर्ड मिलते ही वो एक साथ सारे बोर्ड्स ऑन कर देती है, जिनमें से एक बुक शेल्फ के दरवाजे को अंदर से बंद करने का था। दरवाज़ा जैसे ही खुद से बंद होने लगता है, हीर डर से पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। हीर जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ती है, इसकी टांग एक स्टूल से टकराती है। हीर मजीद डरते हुए इसके पीछे देखती है तो दीवार पर हर तरफ मरे हुए आदमियों की तस्वीरें होती हैं, जिसका दिल इसके सीने से बाहर होता है। एक आदमी की बेरहम मौत की तस्वीर होती है, किसी का सर नहीं तो किसी का धड़, किसी का कोई हिस्सा नहीं है। हीर तस्वीरें देखकर इसका दिल उल्टी वाला हो गया था। वो अपने मुंह को बंद किए हुए अपनी उल्टी को बाहर निकालने से रोकती है। हर एक आदमी की तस्वीर के ऊपर लाल मार्कर से इसका नाम और मरने की डेट लिखी हुई थी, और एक ब्लैक कलर की डोरी से एक तस्वीर को आपस में जोड़ा हुआ था। हर तस्वीर पर नंबर वाइज गिनती लिखी हुई थी, जैसे धागे की मदद से इसी तरह आपस में बांधा हुआ था, और सब धागे से बने हुए निशान एक तरफ बढ़ रहे थे। हीर ऊपर तस्वीरों को गौर से देखते हुए नंबर वाइज इस धागे से बने हुए निशान की तरफ बढ़ती है। हर तस्वीर का निशान एक ही तरफ जाके रुकता था। बाबा। हीर जहांगीर की तस्वीर को देखकर बेयकीनी से जहांगीर की तस्वीर को देखने लग जाती है, और इसके नीचे अलेक्जेंडर और लीजल की तस्वीर के साथ साथ एक कम उम्र लड़की की तस्वीर हीर की निगाह जा ठहरती है। वजदान मेरे बाबा को जानते हैं? हीर जहांगीर की तस्वीर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए खुद से सवाल करती है। पर वो कैसे? हीर जहांगीर की तस्वीर से नजरें हटाकर इसके नीचे अलेक्जेंडर की तस्वीर को देखती है, और 2 पल के लिए वो खुद को इसी लम्हे में रोक कर इस तस्वीर को हैरानगी से देखने लग जाती है। अलेक्जेंडर। हीर हिचकिचाते हुए नाम लेती है। बाबा के साथ? मैंने इनकी तस्वीर न्यूज़पेपर में देखी थी। इन्हें तो बाबा ने पकड़वाया था। ये अलेक्जेंडर की बेटी है। ये पर कौन है? हीर इस कम उम्र लड़की की तस्वीर को देखते हुए हैरानगी से इस तस्वीर पर इस लड़की के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, ये कितनी खूबसूरत है। हीर इस लड़की के चेहरे से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। ये है कौन? वजदान कौन है ये? क्या अलेक्जेंडर के बेटे हैं? इनके बेटे कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरे बाबा से भी बड़ी उम्र के इंसान थे, और वजदान की अभी इतनी उम्र नहीं है। वो तो 30 साल के होंगे। फिर इनका आपस में ताल्लुक? हीर की नजरें अभी भी इसी लड़की के चेहरे पर होती हैं। अगर ये मेरे बाबा को जानते हैं तो फिर ये मुझे भी जानते हैं। इटली में हम मशहूर हैं क्या? वजदान मुझे जानते हैं? हीर के जहन में एक के बाद एक सवाल पैदा होता जा रहा था। क्या है ये शख्स? हीर दोबारा इन आदमियों की तस्वीरों को देखते हुए कहती है, अगर वजदान मुझे जानते हुए होते तो यकीनन इनका अब तक कोई रद्द अमल ज़रूर होता। इन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं किया है सिवाय धमकाने के। तो इसका मतलब साफ है, वजदान मेरे बाबा को जानते हैं पर मुझे नहीं जानते। वो नहीं जानते कि मैं देवल की बेटी हूँ। तो मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। हीर खुद को संभाल कर और फाइल को ढूंढते हुए डायमंड के बारे में कुछ मालूमात यहाँ ज़रूर होगी। हीर अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को कंपोज करती है, और एक गहरी सांस लेते हुए वो अपना ध्यान वजदान से हटाकर वहाँ इन्हीं तस्वीर के पीछे बने हुए ड्रॉर की तरह तलाश में लेते लगती है। बस मुझे वो फाइल मिल जाए जो मैं लेने आई थी। फिर वजदान कौन है और क्या है, किसका बेटा है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हीर दरवाजे की तलाशी लेते हुए कहती है, पर इसे अब भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है। क्या मुसीबत है अब यहाँ भी कुछ नहीं है। हीर अपनी कमर पर हाथ रखकर इधर उधर देखते हुए कहती है। अपनी गर्दन वो जैसे ही अपनी दाएं जानिब करती है, सिकंदर और वजदान की एक साथ तस्वीर देखकर वो इसकी तरफ कदम बढ़ाती है। इस पर के जगह में ऐसी तस्वीर का होना ज़रूरी नहीं था। फिर यहाँ क्यों है ये? हीर एक पुलिस वाले की तरह सोचते हुए तस्वीर को उतारने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर तस्वीर अपनी जगह से टस से मस नहीं होती है, पर खुल ज़रूर जाती है। हीर इसे जैसे ही फ्रेम से पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, फ्रेम दीवार में रह जाता है और अंदर की तस्वीर एक दरवाजे की तरफ खुल जाती है। ओह, ये भी दरवाज़ा है, हीर हैरानगी से कहती है, पर मुस्कुराते हुए। ये इतने सारे आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं? ये सब बनवाने के पक्का हाइड एंड सीक इनकी फेवरेट गेम है। हीर हंसते हुए अंदर लॉकर को देखते हुए कहती है, तो फाइनली लॉकर मिल गया मुझे। हीर एक गहरी सांस लेते हुए इसे खोलने की कोशिश करती है, पर लॉकर हीर से नहीं खुलता है। इसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है। अब इसे भी पासवर्ड लगा दिया है और कितने दरवाज़ों के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। वजदान ईमान, तुमने अपनी कीमती चीज़ को। हीर
अपने आप से कहते हुए इस लॉकर को देखते हुए सोचने लगती है, पासवर्ड क्या होगा इसका। हीर दोबारा इधर उधर नजरें घुमाने लगती है, पर यहाँ पर क्या चीज़ सबसे मुख्तलिफ है? मेरे बाबा का होना, अलेक्जेंडर का होना, या फिर इस लड़की का होना? हीर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचती है, इस लड़की का होना। वरदान की जिंदगी कभी कोई लड़की मुझसे ज्यादा जरूरी नहीं आई है आज तक, तो ये कौन है? हीर इसकी तस्वीर की तरफ बढ़ते हुए झुककर करीब से इसकी तरफ तस्वीर को देखती है। इस तस्वीर पर छोटे छोटे अल्फाजों में लिखे हुए नंबरों पर 20 अगस्त 2002। हीर इस तारीख को पढ़कर जल्दी से जाकर लॉकर में पासवर्ड के तौर पर इसे लगाती है और पहली ही बारी में इसे खोलने में कामयाब हो जाती है। प्रोफेशनल हूँ मैं इस बात, चोरी की हो या जासूसी की, हीर को हर तरह की सिचुएशन से निकलना अच्छे से आता है। हीर अपनी तारीफ करते हुए अपना कंधा थपथपाते हुए कहती है और कहकर लॉकर में मौजूद फाइल्स को एक साथ निकाल देती है और इनमें से अपनी फाइल ढूंढने लग जाती है। लॉकर में 13 से ज्यादा फाइल्स मौजूद थी, पर हीर इन सब में से अपनी वाली ढूंढ रही थी। तुम मुझसे कोई मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है मिस्टर हस्बैंड, जो करना है करते रहो, बस जो मेरा है वो मुझे देकर अपनी फाइल की तरफ देखते हुए कहती है। हीर बाकी की फाइल्स वापस लॉकर में रखकर इसे अच्छे से वापस बंद कर देती है और पढ़कर इसे बोर्ड की तरफ बढ़ती है और अपना फ़ोन उठाकर वो दोबारा इन बटनों को बंद करते हुए, जिसकी वजह से वो बुक शेल्फ का दरवाज़ा वापस खुल जाता है। हीर अपना फ़ोन उठाकर फ़ौरन से सीक्रेट रूम से फाइल उठाकर वजदान के ऑफिस से आकर फोटो फ्रेम से बुक शेल्फ वापस बंद कर देती है और फाइल अपने दुपट्टे में छुपाते हुए वो ऑफिस के बाहर निकल जाती है और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। 2 सीढ़ियों पर चढ़ती है और के टीवी चैनल पर वरदान की न्यूज़ सुनकर इसके कदम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हीर दौड़ते हुए वापस लाउंज एरिया में जाती है, जहां घर का मेल सर्वेंट टीवी रिमोट हाथ में पकड़े हुए वजदान की न्यूज़ बाकी के स्टाफ के साथ सुन रहा था। आई थिंक मॉन्स्टर इज डेड, मेल सर्वेंट टीवी पर वजदान की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। लुक एट दिस कार, आई आल्सो थिंक लाइक दैट। वो एक और लड़की इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है। हीर इनके पीछे खड़ी हुई हैरानगी से इनकी बात सुन रही होती है और टीवी पर वरदान की न्यूज़ चलती हुई देख रही थी। क्या वरदान मर गए हैं? हीर धीरे से हैरान कुन नजरों से देखते हुए कहती है। हीर के हाथ में पकड़ी हुई फाइल जैसे वो इतनी मेहनत से लेकर आई थी, वो बेयकीनी में जमीन पर गिर चुकी थी। हीर टीवी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी कि इसके फोन पर वीडियो कॉल आती है। हीर पहली बार फोन बजने पर इसकी तरफ देखती नहीं है। जब कॉल दोबारा आती है, सब नौकरों की नजर हीर पर पड़ती है। इसे देखकर सब फोन से वहां से भाग जाते हैं। हीर भी दोबारा फोन बजने पर फोन की तरफ देखती है और वीडियो कॉल लगी हुई होती है। हीर फौरन से फाइल उठाकर टेबल पर रखते हुए खुद को खिड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाकर अपने आप को कंपोज किए हुए फोन उठाते ही जहांगीर को सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हीर फोन उठाते ही सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर के फोन की दूसरी तरफ से हीर को कैमरे में खिड़की के पास खड़ा देखते हुए कहता है, जो करने गई थी वो कर लिया? जहांगीर दो टोक लहजे में पूछता है। जहांगीर लगातार हीर को कैमरे में देख रहा था। जब इसके हाथ में फाइल देखता है, जहांगीर हीर को फिर फोन मिलाता है। जहांगीर ने सिर्फ इसे वजदान के ऑफिस में जाते हुए देखा था। इसके अंदर के मनाजर किसी ने भी नहीं देखे थे सिवाय हीर के और वजदान के। जी बाबा, हो क्या है? हीर पलटकर फाइल की तरफ देखते हुए कहती है। वापस आ जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। हाँ, जहांगीर कैमरे से नजरें हटाए हुए हीर से बात करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। हीर, कहाँ खो गई बेटा? जवाब नहीं दे रही हो? जहांगीर अपने कमरे में दाखिल होते वाइन टेबल की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछता है। बाबा, वो हीर कहते ही अपना सर झुका लेती है और मुड़कर दोबारा टीवी पर वरदान की न्यूज़ चलती देखती है। बाबा की शहजादी, डरना या हिचकिचाना नहीं है, तुम आ जाओ वापस, जो होगा अब मैं खुद करूंगा, टेंशन मत लो। और आ जाओ, हया इंतजार कर रही है तुम्हारा और इसे मजीद इंतजार मत करवाओ। आ जाओ, सब ठीक होगा। जहांगीर ग्लास उठाए इसे लबों से लगाते हुए अपने कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है। हीर अब भी जवाबन खामोश रहती है। इसके दिल में हौल उठने लग गए थे कि वजदान की खबर सुनकर मुझसे दूर जाना चाहती थी और इसकी जिंदगी में जो लेने आई थी वो ले चुकी थी, लेकिन पर अब भी इसके इरादे, इसके कदम डगमगा रहे थे वजदान की वजह से, लेकिन अब भी वो अपने इरादे पर अटल थी। हीर अपनी आंखें बंद करके एक ही गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों को खोलकर वो बाहर गार्डन में लगे हुए सफेद फूलों की तरफ देखते हुए कहती है। आ रही हूँ मैं बाबा, आ रही हूँ। काम हो गया है जो करना था, अब और कुछ नहीं है मेरा यहाँ। हीर कह तो रही थी, लेकिन अब भी इसके दिलो दिमाग में वजदान ही गर्दिश कर रहा था। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जहांगीर कहते ही फोन कान से हटाकर शराब का ग्लास लबों से लगाते हुए एक नज़र भरकर इटली को देखता है। फिर एक बार फिर से इस मुल्क में तबाहियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा था।
वेलकम टू द इटालियन डेविल्स वर्ल्ड। जहांगीर शराब के ग्लास में मौजूद आखिरी घूंट और हिलाते हुए फिर अपने लबों से लगाता है और एक ही बार में सारा पी लेता है। हीर के टिकट्स बुक करवाओ। अगर निक का काम हो गया है तो इसे भी हीर के साथ वापस बुलाओ। जहांगीर अटल लहजे में खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए अपने पीछे आए हुए बिनिश और शुएब से कहता है, अपने आदमियों से कहो कि इन्हें बाहिफाजत वापस मेरी हवेली पहुंचाए। अगर नहीं इन्हें कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जी डेविल, मैं अभी करवाता हूँ, शुएब कहता है और कहकर बाहर भाग जाता है। डेविल मॉन्स्टर पर आज अटैक हुआ था। इसका एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी से जिंदा है या मर गया? जहांगीर मुड़कर एक हाथ जेब में डालते हुए गर्दन मोड़कर दो टोक लहजे में पूछता है। नहीं पता है डेविल, न्यूज में गुमशुदा दिखाई दे रहा है। गुमशुदा है? समझो मर गया है। वजदान से फोकस हटाओ। हीर को सलामती से अपने मुल्क वापस पहुंचाओ। जहांगीर अपनी कुर्सी के बढ़ते हाथ में खाली शराब का गिलास लहराते हुए आ रहा था। जी डेविल, हीर के पहुंचने की खबर सुनाती हूँ जल्द ही आपको, बिनिश डेविल की तरफ देखते हुए कहती है और सर झुकाकर बाहर चली जाती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जहांगीर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए लैपटॉप को ऑन करते हुए धीमे लहजे में गाना गुनगुनाते हुए लैपटॉप पर काम करने लगता है। वजदान के गले से और चेहरे से सिकंदर सारे कांच के टुकड़े निकाल चुका था, जिससे इसके चेहरे से भी खून तेजी से बह रहा था। वजदान का खून पहले ही काफी बह चुका था, जिसकी वजह से वो होश में ही नहीं आ रहा था। सिकंदर इसके बाजों पर टांके लगा के इसके जख्म को अच्छे से साफ किए इसके खून को रोक देता है। अब इसकी गर्दन और चेहरे पर लगे हुए कांच के टुकड़ों को निकालकर इस जगह को जख्मों को साफ करता है। सिकंदर का पूरा फोकस वजदान पर और इसके जख्मों पर होता है, जबकि बाहर खड़े हुए डॉक्टरों का फोकस सिकंदर पर इसके तेजी से चलते हुए हाथों पर थी। सिकंदर इसकी गर्दन पर पट्टी कर रहा था कि वजदान के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती हैं और इसका बीपी शूट करने लगता है। इसके दिल की और बीपी की आवाज़ पर मशीन तेजी से बढ़ने लगती है और सिकंदर की तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जा करती है। ये क्या हो रहा है? सिकंदर वजदान की पट्टी को छूकर जल्दी से साइड बॉक्स से इंजेक्शन ढूंढने लगता है, पर इसे वो नहीं मिलता है। एक डॉक्टर को वो अंदर आने का इशारा करता है और खुद स्टिचेस पर चढ़कर इसके दिल को पंप करने लगता है। डॉक्टर सिकंदर के इशारा पर अंदर नहीं आता है और बाहर से इसके पीछे खड़ा होकर अल्बर्ट हवा में फायरिंग करते हुए इसे बंदूक के नोक पर ऑपरेशन रूम में भेजता है। व्हाट शुड आई डू? डॉक्टर सिकंदर के पीछे खड़े होकर पुरसुकून अंदाज में पूछता है। जस्ट फाइंड द फकर इंजेक्शन एंड द इंजेक्ट हिम राइट नाउ। सिकंदर गुस्से में गाली देते हुए कहता है। डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन ढूंढने पर वजदान की ड्रिफ्ट में इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, पर इसके दिल की धड़कनें अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब क्या करूं, मैं जाऊं या ना जाऊं? हीर खिड़की में अपने दोनों हाथ रखकर बाहर हवा में लहराते हुए फूलों को देखते हुए खुद से कहती है कि जो करने आई थी वो कर लिया है। जो अब किसकी वजह से यहाँ रुकने का सोच रही है? हीर अपने आप से खुद सवाल करती है। हाँ, मेरी बला से वो मरता है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हीर पलट कर टीवी स्क्रीन जिस पर अभी भी इसके एक्सीडेंट की खबर सुर्खियों के में चल रही थी, इसे देखते हुए हीर धड़कते हुए दिल से कहती है। हीर वजदान की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। वजदान का चैप्टर क्लोज हमेशा हमेशा के लिए। हीर रांझा टेबल से फाइल उठाते हुए फोन पर बात करते हुए ड्रेसिंग रूम में वापस आती है। काम हो गया है तुम्हारा? हीर फोन पर गुस्से से भरे हुए लहजे में पूछती है। हाँ, हो गया है। निक चेहरे से खून साफ करते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए इसकी आंखों के सामने मरे हुए शख्स की तरफ देखते हुए गहरी सांसें लेते हुए बोला। मॉन्स्टर मेंशन पहुंचो, आज ये किस्सा भी यहाँ खत्म करते हैं। हीर अपने लिए हैंगर में स्पोर्ट्स बाइक रेस वाले ब्लैक कलर की पैंट शर्ट निकालते हुए कहती है। अभी मैं थक गया हूँ। निक अपने घुटने पर हाथ रखते हुए उठते हुए कहता है। तुम्हारी थकावट तो इतनी जाकर उतर जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसकी गैर मौजूदगी का आज फायदा नहीं उठाया, फिर यहाँ से इस मेंशन से मेरा जनासा ही उठेगा। आदमी लेकर पहुंचा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हीर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है। आ रहा हूँ मेरी माँ, तुम मुझे जीने ना देना कभी। निक थके हुए लहजे में कहता है और कहकर फोन काटते ही वो पलट कर अपने पीछे खड़े हुए 3 आदमियों के सर पर गोली मारकर इन्हें खामोश कर देता है। जब बंदा फोन पर बात कर रहा हो तो दूसरे को खामोश रहना चाहिए, ना कि पीछे से बकबक लगे रहना चाहिए। निक मजीद दो गोलियां इन्हें जमीन बोस हुए आदमियों के सीने में उतारते हुए कहता है। हीर अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल पकड़कर एक नज़र खुद को शीशे में सर से पैर तक देखती है। क्यों मेरा दिल इतनी बुरी तरह से धड़क रहा है? क्यों मुझे ये करते हुए अजीब लग रहा है? आखिर क्यों मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी सी टेंशन हो रही है? उफ वजदान, दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा।
हीर गुस्से में कहते हुए फाइल टेबल पर पटकती है और खुद पैर पटकते हुए सीधा वॉशरूम में घुसकर अपने कपड़े तब्दील करने लगती है और कुछ देर में बदलकर वापस रूम में आए अपने आप को एक नज़र देखते हुए गंदा सा मुंह बनाती है। हीर मुंह बनाते हुए अपने शूज़ पहनती है, फाइल अपनी शर्ट के पीछे की तरफ छुपाते हुए वो वजदान के ड्रॉर में इसकी गन निकालकर वो भी अपनी शर्ट में पीछे की तरफ छुपाते हुए वो अपने शूज़ पहनकर एक गहरी सांस लेते हुए अपने फ़ोन को कोट की जेब में डालते हुए वो ड्रॉर की तरफ बढ़ती है जहां इसने कैमरा रखा था। इस कैमरे को वो उठा ही रही थी कि गाड़ियों और गोलियों की आवाज़ पर हीर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ देखती है और हंसते हुए लॉकर को बंद करती है। गुड बाय मिस्टर हस्बैंड, अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हीर हैदर की कहानी ख़त्म। हीर जहांगीर आलम का चैप्टर शुरू। हीर कमरे से बाहर की तरफ जाते हुए ब्लैक जीन्स शर्ट पर ब्लैक कलर का कोट पहनते हुए वो सीढ़ियों से नीचे फुल एटीट्यूड में उतरते हुए अपनी शर्ट के नीचे से गन निकालकर इसका ट्रिगर चढ़ाते हुए इसकी सेफ्टी के लिए आते हुए वजदान के गार्ड्स के सर पर निशाना बांधकर वो मेंशन से बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है जहाँ आदमियों की लाशें बिछी हुई थी, कुछ वजदान के आदमियों की और कुछ डेविल के आदमियों की। डेविल के लोग हीर को देखते ही इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाती है, एक फकरिया मुस्कुराहट जो हीर को देखते हुए निक के साथ साथ इसके जिंदा बचे हुए लोगों पर थी। हेलो क्राइम पार्टनर। निक गाड़ी की बोनट पर रिलैक्स होकर बैठते हुए हीर को मेंशन के दरवाजे में खड़ा होते हुए देखता है। हेलो क्राइम पार्टनर। हीर गन हवा में बुलंद किए हुए अपने सर से ऊपर ले जाते हुए कहती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। निक गाड़ी के बोनट से उतरते हुए कहता है, क्या करूं, तुम्हें देखने के बाद मेरे चेहरे पर आया हुआ ग्लो है ये। हीर गन अपनी पैंट में लगाते हुए निक की तरफ बढ़ते हुए कहती है, उफ ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। निक अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, नौटंकी बंद करो और काम शुरू करते हैं। रात हो गई है, इटली पहुंचते हुए सुबह हो जाएगी, वरना। हीर निक के सामने आ खड़ी होते हुए कहती है, श्योर क्राइम पार्टनर। निक हीर का रुख मोड़कर इसे अपने पीछे भागकर आते हुए आदमी की तरफ करता है। हीर पलटती है और एक जोरदार मुक्का गार्ड के मुंह पर मार देती है, जिससे वो सर के बल जमीन पर जा गिरता है। नाइस शॉट। हीर और निक हाई फाई करते हुए कहते ही निक हीर के बराबर आ खड़ा होता है और इनके सामने इनके आदमी इनके प्रोटेक्शन के लिए आ खड़े होते हैं। हीर और निक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन डेविल मेंशन का हर गार्ड हर तरह से इंसान से लड़ने के लिए हर तरह से परफेक्ट था। हीर और निक दोनों बाजू सीने से बांधे हुए इनको आपस में लड़ता हुआ देख रहे थे। पार्टनर, मुझे नहीं लगता है कि हमें लड़ने की ज़रूरत है, ये सब आपस में संभाल लें कि हमें चलना चाहिए। मेरी बंदियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। निक हीर की तरफ गर्दन मोड़कर देखते हुए कहता है, लानत है तेरी शक्ल पर, छटे हुए इंसान। शर्म लेकर थोड़ी सी यहाँ से जान के लाले पड़े हुए हैं, अभी भी तुझे इश्क माशूकी सूझ रही है। निकीर की तरफ अपना रुख के इसके पैर पर जोर से पैर मारते हुए कहती है, तो क्या हो गया क्राइम पेट्रोल, इंसान को हमेशा अपनी ख्वाहिशात की अवलीन तरजीह देनी चाहिए। अब मुझे हया जैसी तो नहीं मिल सकती, अब जो मिल रही है इनसे ही गुजारा कर रहा हूँ। जैसे करतूत है तेरे लिए इंसान नहीं, कब्र से तबाहशुदा मुर्दा उठाकर लाना पड़ेगा। हीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, बदतमीज़ लड़की, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ फजूल में बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। निक हीर को गाड़ी में सवार होते हुए देखते हुए कहता है, ओए बेबी को बुरा लग रहा है। हीर गाड़ी की खिड़की में से सर निकालकर मासूम सी शक्ल बनाकर निक के लाल सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए कहती है, यस बेबी को बुरा लग रहा है। निक अपने बालों में हाथ फेरते हुए एटीट्यूड से कहता है, पीछे जंग चल रही है और ये दोनों अपनी अपनी मस्तियों में मगन हुए पड़े थे। ओह। हीर निक के चेहरे को देखते हुए उल्टी वाला मुंह बनाते हुए निक को चिढ़ाते हुए और फिर खुद हंसते हुए गाड़ी की खिड़की को वापस बंद करती है। खुदा दुश्मन को भी तेरे जैसी चुड़ैल दोस्त ना दे जो दिल के अरमानों का जनाजा निकलवाने में माहिर हो। निक ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहता है, आमीन सुम आमीन, मुझ जैसी लड़की खुदा हर मर्द के नसीब में नहीं लिखता। हीर जहांगीर आलम का पाने वाला शख्स बहुत खास होगा, वो आम मर्दों जैसा नहीं होगा। हीर बोल ही रही थी कि निक गाड़ी स्टार्ट कर देता है, और तो किस मर्द के इंतजार में अपनी जवानी को वक्फ करने वाली है, कहीं वजदान जैसा शख्स तो नहीं चाहिए तुम्हें। निक गाड़ी मेंशन से बाहर निकालते हुए कहता है। इसकी बात पर हीर अपनी कमर से फाइल निकालकर अपनी आंखों के सामने करती है। वजदान हीर की ज़िंदगी में सिर्फ इस फाइल की वजह से आया था। अगर ये फाइल मुझे न मिलती तो वजदान, ईमान और हीर आलम के रास्ते कभी भी आपस में नहीं टकराते। हीर इस फाइल के ऊपर से नाम पढ़ते हुए कहती है, लेकिन अगर वजदान अब सच में तुम्हारा नसीब बन गया हो तो फिर क्या करोगे तुम। निक गर्दन मोड़कर हीर को देखते हुए पूछता है, इसे कबूल करोगे या फिर एक बार फिर से
और इसकी मोहब्बत को ठुकरा दूंगी। निक की अब भी नज़रें हीर के चेहरे पर थी। वो इसके चेहरे पर हैरानगी से आते जाते हुए रंगों को देख रहा था। मैं ऐसे शख्स का इंतखाब अपने लिए नहीं कर सकती जो मुझे मोहब्बत कम और दर्द ज़्यादा दे। वजदान को लिए अपने जैसी लड़की चाहिए और मैं हूँ। इसे कमज़ोर नहीं मजबूत लड़की चाहिए। डेविल ने हीर को कभी कमज़ोर बनने नहीं दिया। मैं वजदान की सोच से बढ़कर इसके एक परफेक्ट बीवी के इंतखाब पर पूरी उतरने वाली लड़की हूँ। पर हीर की नज़र मुसलसल अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल पर थी। पर क्या? निक रोड पर सर्जरी से नज़र डालते हुए पूछता है। एक रिश्ता को निभाने के लिए एक शख्स का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता। जब रिश्ता दो लोगों में जुड़ता है तो इसे निभाना भी दो लोगों को पड़ता है। इसने मुझे अपने रंग में रंग लिया, लेकिन मेरा क्या? मेरे बिनाए हुए शौहर के खाके पर वो पूरा नहीं उतरता है। मुझे वजदान ईमान ना पहले चाहिए था ना अब चाहिए। मुझे इसकी मोहब्बत नहीं चाहिए। हीर फाइल बैक सीट पर रखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहती है। वो मुड़कर फाइल बैक सीट पर रखती है कि पीछे से फुल स्पीड में ब्लैक कलर की प्राडो फुल स्पीड में इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है। निक संभाल कर, हीर कहते ही स्टीयरिंग को अपनी तरफ घुमा देती है कि बिना बाहर की तरफ देखते हुए, हीर ये क्या कर रही हो? निक अभी कह ही रहा था कि हीर से गाड़ी सीधा रोड पर एक बहुत बड़े पिलर से जा टकराती है और गाड़ी का बोनट मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। बोनट से धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे गाड़ी किसी भी पुल फटने को तैयार होती है। अंदर बैठे हुए हीर और निक दोनों के सर पर चोट लग जाती है। हीर तो इसी पल बेहोश हो जाती है, लेकिन निक अभी भी होश में होता है। इसे भी बेहोशी की गुनूदगी हो रही थी। ब्लैक कलर की पराडो अब भी फुल स्पीड में इनकी तरफ बढ़ती है और निक की गाड़ी से थोड़े से फासले पर आकर रुकती है। ब्लैक पराडो में से ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, जिसका कोट नहीं पहना हुआ था और आवारा आशिकों की तरह शर्ट के बटन खोले हुए थे, सीने पर मॉन्स्टर के सिग्नेचर ब्लेड लटक रही थी। वजदान पहले बायां फिर अपना पूरा जिस्म गाड़ी से बाहर निकालकर इसकी गर्दन और चेहरे पर खुली हुई चोट के साथ वो गाड़ी के अंदर बेहोश हीर को गुस्से से देख रहा था। वजदान, मेरी कोई हेल्प चाहिए? ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ सिकंदर गर्दन मोड़कर पूछता है। हाँ, इस लड़के को भी बाहर निकाल, वजदान हुक्माना लहजे में कहते हुए खुद हीर की तरफ कदम बढ़ाता है। गाड़ी के बोनट से धुएं मजीद तेजी से निकलने लग गए थे। वजदान हीर की तरफ गाड़ी का शीशा खोलकर पहले कुछ पल इसे बेहोश वजूद को देखता है और फिर इसके सीट बेल्ट को खोलने के लिए झुकता है, पर बाजू में लगी हुई गोली से अपना बायां बाजू हिलाया नहीं जा रहा था। वजदान हीर को देखते हुए गहरी सांस लेता है। दर्द में कराते हुए वो हीर की सीट बेल्ट को खोलता है। भाई ध्यान से, मैं बहुत महंगा डॉक्टर हूँ, हर बार मुफ्त में तेरा इलाज नहीं करूंगा। सिकंदर निक को गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहता है। मरम्मत दे दूंगा इसके पैसे में तुम्हें, मुफ्त में मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। वजदान हीर को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है। रहता नहीं तू ऐसा मेरा अमीर शख्स। सिकंदर निक को फ्रंट सीट पर बिठाते हुए इसके सीट बेल्ट को बंद करते हुए कहता है। तेरी सोच से ज्यादा अमीर हो कमीना, इस वक्त खामोश हो जा। मुझसे बोला नहीं जा रहा। वजदान के गले में लगे हुए कांच के टुकड़े इसकी सांस की नाली पर लग जाते हैं, जिससे इसे बात करने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। फाइनली तेरे मुंह पर भी चुप लगी। आई एम सो हैप्पी। सिकंदर हंसते हुए वजदान को अपनी तरफ आता देखते हुए कहता है। सिकंदर के चेहरे पर हंसी देखकर वजदान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट छा जाती है। हीर को बड़ी मुश्किल से अपनी बाहों में उठाए हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वजदान हीर को बाहों में उठाए हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो पीछे से निक की गाड़ी के बोनट से चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। हीर वजदान के सीने से सर टिकाए हुए बेहोश पर महफूज थी। वजदान अपने दर्द को इग्नोर करते हुए हीर को बाहिफाजत गाड़ी की तरफ लिए बढ़ रहा था। वो जैसे ही बैक सीट पर पहुंचते हैं, निक की गाड़ी एक जोरदार पटाखा मारती है। इंसान को प्यार में इतना ही अंधा नहीं होना चाहिए कि अपना दर्द ही भूल जाए। इंसान सिकंदर पिछली सीट का दरवाजा पकड़े हुए तंजिया अंदाज में कहता है। वो प्यार ही क्या जो आपके होश न उड़ा दे। वजदान की जिंदगी की पहली मुसीबत है ये, जिसमें वो खुद से मुब्तला होने के लिए मरा जा रहा था। वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है। प्यार ही करता है या इश्क कर बैठा है? सिकंदर वजदान के कंधे पर हाथ रखकर इससे पूछता है। इश्क का ऐन तो आज़ाद था ही, लेकिन शीन से शदीद होकर काफ से कहर बन गया है मेरे लिए। वजदान की नजरें अब भी हीर के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। कोई इंसान कैसे किसी के लिए सांस लेने जैसा जरूरी होता है, ये बात अब जाकर मुझे समझ आई, जब कोई वाकई मेरे लिए मेरी सांसों जैसा जरूरी हो गया है। वजदान कह ही रहा था कि निक की गाड़ी से निकलती हुई चिंगारियां मजीद तेज हुई और निक की गाड़ी में आग लगने लगी, साथ साथ इसे हवा में उड़ा दी। गाड़ी का हवा में बुलंद होते ही आग की रोशनी इतनी तेज थी कि वजदान हीर के चेहरे के आगे अपना हाथ कर देता है।
रोशनी इसके चेहरे को ना छू सके। तुम्हें छूने की, तुम्हें चाहने का हक सिर्फ मेरा है। कोई और तुम्हें मेरे अलावा हाथ लगाएगा, मैं इसके हाथ काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वजदान हीर के चेहरे को देखते हुए सोचता है और अपनी बात से, अपना ख्याल से वो मुस्कुरा देता है। चले, सिकंदर जलती हुई गाड़ी से नजरें हटाते हुए कहता है। वजदान मुख्तसर सा जवाब देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। पर हीर से कुछ फासले पर सिकंदर अपनी ड्राइविंग सीट संभालता है और गाड़ी का वापस मेंशन की तरफ लिए बढ़ता है। लेकिन दूसरे मेंशन में, जहाँ हीर ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, वहीं पर सिकंदर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वजदान एक नज़र हीर को अपने पास देखकर सुकून की सांस लेते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गाड़ी की सीट से अपनी पुश्त टिकाए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसे अपनी लगी हुई चोटों में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो अपना दर्द कभी वाजे करने का आदी नहीं था। हीर बेहोश सीट से पुश्त टिकाए हुए बैठी हुई थी, पर इसका सर गाड़ी चलने की वजह से फिसल रहा था। हीर का सर फिसलते हुए वजदान के बाजों से आकर टकराता है। हीर का सर जैसे ही इसके बाजुओं से लगता है, वजदान के मुंह से बेसाख्ता दर्द के मारे आह निकलती है। वो झट से अपनी आंखें खोलकर अपनी बाजुओं की तरफ देखता है, जहां इसके जख्म पर हीर का सर टिका हुआ था। वजदान इसकी आंखों में इसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जो इस वक्त हीर की वजह से इसे हो रहा था। वजदान हीर के झुके हुए सर को देखता है, इसके चेहरे से इसके बिखरे हुए बालों को हटाए हुए इसकी तरफ खिसक कर हीर का सर अपने कंधे पर रख देता है। इसे दर्द हो रहा था, हद से ज्यादा दर्द, ताज़ा जख्मों की वजह से, पर वो हीर का सर अपने कंधे से नहीं हटाता है। वो इसे पुरसकून करने के लिए खुद इसका सर अपने जख्म पर रखकर अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए अपने सर दर्द को बर्दाश्त करने लगता है। ये इश्क, मोहब्बत, प्यार हम जैसे इंसानों के लिए नहीं बनी है यार। इस वक्त है, संभल जा, बहुत दर्द मिलेगा तुझे वरना। सिकंदर गाड़ी के शीशे से हीर वजदान को देखते हुए कहता है। अब तो ये इश्क, मोहब्बत, प्यार मैंने कर लिया है। अब दर्द मिले या मौत मुझे कबूल है। बस शर्त इतनी है कि जो भी मिले अपने महबूब के हाथों से मिले। वजदान हीर के नर्म मुलायम हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। वो कहते हैं ना, ए मौत, तो तब आना जब मैं सजदों में हूँ, ताकि तुझे आने में मज़ा आए और मुझे जाने में। मोहब्बत करना भी है तो एक इबादत है। गुनाहगार हूँ, शायद इसके ज़रिए मैं कुछ गुनाह कम कर सकूं। वजदान हीर के हाथ की उंगलियों से खेलते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। अल्लाह की इबादत भी करना शुरू कर दे भाई। मैं सब गलत काम करता हूँ, पर जानता हूँ वो माफ़ करने वाला है, इसलिए हर गुनाह के बाद इसकी तलाफ़ी ज़रूर करता हूँ। सिकंदर गाड़ी मेंशन में दाखिल करते हुए पुरसुकून अंदाज में कहता है। तू कर सकता है यार, पर मेरी इस माफ़ी का क्या फ़ायदा, जिसके बाद मैं फिर वही गुनाह करूं। मेरी दुनिया तो मुझसे मेरे बचपन से ही बिछड़ गई। इसके जाने के बाद मैं अपनी दुनिया को जहन्नुम बना दिया है और मैं ये जहन्नुम ही डिज़र्व करता हूँ। वजदान गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी की खिड़की से अपने मॉन्स्टर मेंशन को देखते हुए कहता है। मैं एक बार जिससे मोहब्बत करता था, जो मेरी दुनिया और आखिरत थी, इसे हिफाजत से रखने में नाकाम हो गया। पर मैं हर बार नहीं होऊंगा। अपनी दूसरी जन्नत को बाहिफाजत हमेशा अपने पास रखूंगा। वजदान मेंशन से नजरें हटाकर अपने कंधे पर बेहोश पड़ी हुई हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराती हुई नजरों से देखते हुए कहता है। मैं तेरी जन्नत को महफूज रखने में हमेशा तेरी मदद करूंगा। सिकंदर अपनी सीट बेल्ट खोलकर वजदान की तरफ मुड़कर इसकी टांग पर हाथ रखते हुए कहता है। शुक्रिया भाई, तू है तो यकीन है कि हर कोई मतलबी भी नहीं होता। हर चीज़ का शुक्रिया। वजदान सिकंदर के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है। मेंशन नॉट भाई, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सिकंदर वजदान को तसल्ली देते हुए कहता है। वजदान मुस्कुराते हुए सिकंदर के हाथ से अपना हाथ निकालता है और हीर का सर अपने कंधे से हटाकर सीट पर आराम से रखते हुए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो पहले खुद बाहर निकलता है और फिर हीर को निकालता है। चलो वाइफी, तुम्हारे एक दिन की आज़ादी अब ख़त्म हुई। वजदान मेंशन के अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। सिकंदर ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर अपने आदमियों को इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है और निक को गाड़ी से बाहर निकालने का हुक्म देता है। सिकंदर आदमियों के साथ निक को हॉल रूम में जाते हैं, जहां हीर की ट्रेनिंग की जाती है। इसे वहां कुर्सी पर ले जाकर बांध देता है। वरदान हीर को सीढ़ियों से ऊपर अपने ऑफिस रूम के साथ अपने साथ वाले कमरे में ले जाता है, जो डार्क ग्रे कलर का होता है और ब्लैक कलर के फर्नीचर से इसके कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगाए हुए थे। पूरा कमरे में डार्क ग्रे कलर का रंग था और बाकी की हर चीज़ ब्लैक थी। वरदान का पसंदीदा रंग सफ़ेद था। इसने इस कमरे को काले रंग में रंगवाया हुआ था। हीर को वजदान भी एक कुर्सी पर बैठाकर इसे भी एक रस्सी से पेट के गिर्द ढीली ढीली तकलीफ ना देने वाली गांठ बांधकर वजदान घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और हीर के चेहरे पर आए हुए इसके बालों को इसके चेहरे से हटाने लगता है। मेरी ज़िंदगी की कितनी अजीब है कि जिस शख्स से ज़िंदगी भर नफरत की
जिसने मुझे इंसान से मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर दिया, इसी की बेटी से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा। इतनी मोहब्बत के दूर जाने के तस्वुर से मेरा दिल फटने वाला हो जाता है। तुम सच में हीर क्यों नहीं थी यार? हीर जहांगीर आलम द इटालियन डेविल की बेटी होना ज़रूरी था क्या तुम्हारे लिए? और अगर था भी को मेरी ज़िंदगी में आना ज़रूरी था क्या तुम्हारे लिए? वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहता है। आंखों में दर्द था, कुछ चोट को दर्द, कुछ हीर की हकीकत जानकर। इसका दर्द दोनों को बर्दाश्त करना एक साथ नाकाबिल कबूल था। वजदान के लिए तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो पर मेरी हो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाप के नाम से, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है गुड़िया। वजदान खड़ा होकर हीर के माथे पर अपने लब रखते हुए कहता है, दुश्मनी तुम्हारे बाप से है, इसकी औलाद से नहीं। मेरे लिए तुम और तुम्हारा भाई दोनों बहुत अजीज़ हो, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो तुम। वजदान कहते हुए हीर से दूर हो जाता है और कमरे में मौजूद अलमारी से वो अपने लिए दूसरे कपड़े लिए वॉशरूम में घुस जाता है। क्योंकि ये कपड़े खून से तर हुए पड़े थे, वो हॉस्पिटल में जैसे ही होश में आता है सबसे पहले वो सवाल ही हीर का करता है। वरदान के आईपैड पर आई हुई हीर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अली ने अपने आदमी से मंगवाई थी वो वरदान को दिखा देता है। हीर के बारे में जानकर वो इसी पल इसे नासाज हालत में वाशिंगटन से सिकंदर के लाए हुए चॉपर से वापस अमेरिका पहुंचता है। हीर के निकलने के बाद वजदान का चॉपर मैंशन के ग्राउंड में लैंड होता है। वरदान हीर को गाड़ी पर सवार जाता देख लेता है और इसे पकड़ने के लिए जाता है पर इससे नहीं चला जाता है। इसके बाजू हिलने पर भी इसे तकलीफ दे रही थी। सिकंदर इसकी हालत को देखते हुए वजदान के आदमियों की गाड़ी में से एक गाड़ी लिए इसमें वजदान को फ्रंट सीट पर बिठाते हुए फुल स्पीड पे हीर और निक की गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। हीर निकल गई है? डेविल ऑफिस से निकलते हुए शुएब से पूछता है। जी वो लोग निकल गए हैं, अभी अपने आदमी से बात हुई थी। शुएब डेविल के साथ साथ चलते हुए कहता है, ठीक है वो लोग वक्त पर पहुंच जाएंगे, इन्हें हिफाजत से वो एयरपोर्ट चले आना जाकर। हीर जहांगीर जहांगीर कहते हुए गाड़ी में सवार होता है और खुद ही ड्राइव करते हुए वो हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। जहांगीर हवेली पहुंचकर गाड़ी को हवेली के दरवाजे पर पार्क की अपने कोट के बटन को खोलते हुए मेंशन की तरफ बढ़ने लगता है। हया को बाहर गार्डन में बैठे हुए देखकर जहांगीर के अंदर जाते हुए कदम बाहर की तरफ हया की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी तुम्हें। जहांगीर अपना कोट उतारते हुए हया की तरफ बढ़ते हुए कहता है। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।